चलिए शुरू करते। देखिए आज हम लोग जो है पद भाग शुरू कर रहे हैं, जिसे काव्य खंड भी आप कह सकते हैं। काव्य खंड में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी का करवक है। किसका करवक? तो मलिक मोहम्मद जैसी का करवक। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर करवक क्या होता है। अभी आप लोग पहले करवक तो पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होगा अभी जस्ट बताए हैं कि सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे, उसके बाद आप अपने भाषा में करवक को यानी कि इस चैप्टर के अर्थ को समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है। और उसके बाद कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम बताएंगे और उसके बाद आपको चैप्टर जो है ना लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद उसके सारे क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा, यानी कि संपूर्ण चैप्टर आज ही होने वाला है कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग सामने किताब को निकाल लीजिए और कुछ समझने की कोशिश करिए लेखक के बारे में, क्योंकि लेखक के तो क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहले आप देखेंगे तो मलिक मोहम्मद जैसी आपके इस पाठ के लेखक हैं और इनका जन्म हुआ था 15वीं सदी मतलब 15वीं शताब्दी में। अगर अभी देखा जाए कौन शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है। इनका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में और 15वीं सदी उत्तरार्ध यानी कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि लगभग लास्ट में। और अनुमानतः कोई एक्यूरेट डाटा पता नहीं है कि कितना, अनुमान लगाते हैं लोग कि लगभग 1492 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो सबसे पहला बात याद रखेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म आपके इस किताब के अनुसार हुआ था 1492 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद बात करेंगे निधन का। तो निधन के बारे में बताया जा रहा है, निधन मतलब मृत्यु। निधन के बारे में बताया जा रहा है 1548 में अनुमान। तो ये भी अनुमान है, कोई लिखित एक्यूरेट डाटा पता नहीं है क्योंकि पुराना चीज है। अभी देखेंगे तो लगभग 6000 साल पुराना चीज है, तो 600 साल पुराना, तो इतना बहुत पुराना चीज उपलब्ध नहीं है। लेकिन अनुमान लगाते हैं लोग, कई सारे चीजों के इनके रचना के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतना रहा होगा। तो इनका जो अनुमानित निधन का जो साल है वो 1548 है। ये दो तो आप जरूर याद रखिए। दूसरा आप निवास स्थान मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो निवास स्थान जायस है, कब्र इनका अमेठी में है और उत्तर प्रदेश। जायस निवास स्थान है और अगर कब्र देखेंगे कि इनका कहाँ पर है तो अमेठी में। यह अमेठी उत्तर प्रदेश में है। तो राज्य हो गया उत्तर प्रदेश और जगह का नाम अमेठी जायस। ठीक है। अब आप देखेंगे इनके माता पिता के बारे में। तो पिता जो है मलिक शेख समरेज, मलिक शेख ममरेज इनके पिता का नाम है। मलिक राजे अशरफ के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, ये दो नाम आप समझ सकते हैं। पिता के बाद गुरु के बारे में यहाँ पर दिया गया है। गुरु है सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनके इतने मतलब लंबे चौड़े नाम है, आप देख सकते हैं। इनके गुरु का ये नाम है। वृत्ति है, वृत्ति मतलब होता है पेशा या व्यवसाय। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ न कुछ पेशा व्यवसाय करना पड़ता है ताकि वहां से कुछ धन आए और उसका परिवार चले। तो इनका पेशा या व्यवसाय यानी कि वृत्ति क्या है, तो वो देखिए आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी मतलब किसान का काम किया। जायस इनके गांव का नाम है, वहीं पर ये रहते थे और किसान का काम करते थे। बाद में शेष जीवन फकीरी में, फकीर जानते हैं ना, जैसे इधर साधु होता तो उधर मुसलमानों में फकीर होता, फकीर की तरह अपना जिंदगी बिताया लास्ट में। बचपन में ही अनाथ यानी कि इनके माता पिता दोनों का मृत्यु बचपन में ही हो गया था और साधुओं फकीरों के साथ है ना भटकते हुए बचपन बीता, क्योंकि माता पिता थे नहीं तो साधु लोगों के साथ या फकीर लोगों के साथ अपना भटकते हुए इधर से उधर अपना जीवन इन्होंने बिताया बचपन के अंदर। ठीक है। आजकल के लोग क्या होते हैं कि समस्या को जो है ना बहाना बना लेते हैं कि मेरे जिंदगी में यह समस्या है इसीलिए मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। जैसे अगर मान लीजिए खुदा न खास किसी के पिता ना हो तो वो बहाना लगा लेता है कि अब मेरे तो पिता है नहीं,
मुझे तो पढ़ाने वाला कोई नहीं है जिंदगी में, तो वो बहाना बना लेगा कि हमको तो शुरू से ही काम करना पड़ेगा। तो वो सब बहाना है इनके। देखिए न माता है न पिता है, बचपन में ही अनाथ हो चुके, फिर भी कितना पढ़े लिखे कि आज देखिए उनके रचना को आज आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वृत्ति समझ में आ गया। इसके बाद है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व अगर इनके पर्सनालिटी को देखा जाए तो क्या थे, चेचक के कारण रूपहीन। चेचक के कारण रूपहीन क्या है, चेचक आप सभी जानते हैं जिसे हम लोग माता के नाम से कहते हैं, ठीक है। अगर वो हो जाता है तो मतलब पूरे अंग में फुंसी टाइप से हो जाता है और गड्ढा गड्ढा हो जाता है। तो इनका पूरा जो चेहरा था चेचक के कारण रूपहीन था, पूरा गड्ढा गड्ढा वाला निशान था, ठीक है, मेरे ही जैसे। क्योंकि मुझे भी जितना भी तुमको चांद और तारे दिख रहे हैं ना, वो सारे चेचक का ही देन है, समझ में आ रहा है। तो हमारा तो कम है, फिर भी इनका बहुत ही ज्यादा है, समझ में आ रहा है। एक बार हाँ मतलब हम पूछे कि मम्मी से कि इतना काहे है, तो बोली कि चांद है ये। अब हमको लगा कि भाई सही में चांद होगा, बाद में पता चला कि तो चेचक के कारण हुआ। अब पता नहीं हमको कब हुआ था। तो देखेंगे चेचक के कारण ये रूपहीन थे। इनका पर्सनालिटी अगर देखा जाए तो चेचक के कारण पूरे चेहरे में अपना गड्ढा गड्ढा होगा तथा बाईं आंख और कान से वंचित। बायां आंख भी काम नहीं कर रहा, बायां कान भी काम नहीं करता है। तो ये बात आप समझ गए इनके व्यक्तित्व के बारे में। और मृदुभाषी, मृदुभाषी मतलब मधुर बोलने वाले थे ये, और मनसबी और स्वभावतः संत थे। मनसबी मतलब आप लोग मनसब सुने होंगे ना, मनसबदार, मनसब पद हुआ करता था, और ये स्वभाव से संत थे, ठीक है। कृतियां अगर देखा जाए, कृतियां मतलब रचना, इन्होंने किस किस बुक का या किस कविता किस कहानी का रचना किया, तो इनके रचनाओं के बारे में देखेंगे। सबसे फेमस है इनका पद्मावत। पद्मावत उपन्यास है पद्मावती रानी के ऊपर, आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में। और पद्मावत एक रचना है, एग्जाम में पूछता है पद्मावत किसकी रचना है, तो आपको बताना होगा मलिक मोहम्मद जैसे। पद्मावत के बाद अखरावत 2 किताब हो गया। इसके बाद है आखिरी कलाम, इसके बाद चित्ररेखा, कहरानामा, कहरानामा को महरी बाईसी भी आप कह सकते हैं, और मसला या मसला नामा, ये खंडित प्रति प्राप्त हैं। खंडित मतलब बिखरे हुए रूपों में ये देखने को मिलता है। ये सारे इनके रचना का नाम है। और देखिए इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी बहुत सारे किताब इनका उपलब्ध है, जिसमें आप देखेंगे पंचावन, होली नामा और इतरावन आदि कृतियां भी उल्लेख में आती हैं। पंचावत है, तो ये सारे रचनाओं का नाम याद रखिएगा। चंपावत है, ठीक है, जैसे पद्मावत है उस तरह से इनके एक रचना का नाम चंपावत। तो इनके रचनाओं को का नाम याद रखिएगा। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है पद्मावत, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा भी होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, और ये अब जो आगे चीजें दी गई होगी वो इनके कुछ विशेषता होगा और कुछ चैप्टर के बारे में दिया गया होगा। तो अब ध्यान से आप समझने का कोशिश करिए। आप जब कभी भी हिंदी से देखे होंगे इस 1-2 साल में क्वेश्चन पूछते हुए, तो लाइन से क्वेश्चन पूछा, किस लाइन से क्वेश्चन आ जाए कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए आपको लाइन बाय लाइन सारा चीज देखते चलना है। लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार मानकर छंदोबद्ध है ना कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में ही रही थी। यानी कि लोगों के जिंदगी को देखकर मुख्य रूप से और प्रेम कथाओं को लिखने का जो काम है, वो ये जो प्रथा है वो प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में ज्यादा देखा गया है। प्राकृत एक भाषा है और अपभ्रंश भी भाषा है जिससे उत्पत्ति हुई है हिंदी का। तो प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में ज्यादातर देखा गया है कि लोगों को देख करके लोग जैसा करते हैं उस तरह का रचना किया गया, और साथ ही साथ मतलब प्रेम कथाओं को ज्यादा लिखा गया है, ठीक है। संभव है वह संस्कृति में भी रही हो, मतलब जैसा रचना में है वैसा वहां उस तरह के उस टाइम के समाज में भी देखने को मिला हो। यह परिपाटी साधारण जन जीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में
आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्याहत चली आई। मतलब परिपाटी मतलब जो प्रथा है कि लोग जैसे अभी भी आप देखेंगे समाज में ऐसे ही गाना आते हैं जैसा समाज करता है, जैसा समाज में देखा जाता है। तो उस टाइम में भी यही देखा जाता था कि समाज में जो घटना घट रही है उससे संबंधित कथा या फिर कविता लिखा जाता था। और ये कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि संभव है कि वही प्रथा आज भी चलती आ रही हो और एकदम सही है। समाज में जैसा घटना घटित होता, जैसा देखा जाता है, उसी तरह का रचना जो है आज भी हो रहा है। ठीक है, इसे हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य मतलब प्रेम के व्याख्या वाला काव्य, जिस रचना में प्रेम का व्याख्या किया गया हो। और आपको मैं बता दूं कि जो आपका ये करवक है ना, ये पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत जो काव्य है उसी से। पद्मावत में पूरा पद्मावती रानी के बारे में ही उनके प्रेम कहानी को दिखाया गया है। आपको यहाँ पर बोला गया कि चौपाई, दोहा आदि की करवक शैली में निबद्ध ये काव्य प्रायः अवधि में मिलते हैं। जितने भी आपको काव्य देखने को मिलते हैं किस भाषा में मिलते हैं? अवधि में। अवधि भाषा अवध की भाषा है और अवध आजकल उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में, ब्रज की गीतिमयता मतलब ऐसा रचना जिसको आप गा सकते हैं, और कोमलता की तुलना में कथावृत्तों को विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। यानी कि जो आपका ब्रज भाषा है उसमें कथा को या फिर विवरण को उसको सहेजने की उसमें क्षमता थी ब्रज भाषा में। अब आगे बोला गया है कि इस्लाम और उसके साथ तसव्वुफ यानी कि सूफी मत, इस्लाम है और उसके साथ सूफी मत, जो इस्लाम के जो सूफी संत होते हैं, के आगमन के बाद इसी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अनेक मुसलमान कवि हुए। मतलब बहुत सारे मुसलमान कवि ऐसे देखने को मिले हैं जो प्रेम का व्याख्या करने वाला रचना किया है, जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्राय से संबलित कर काव्य के रूप दिए। यानी कि प्रेम कथाओं को काव्य में बदल करके, काव्य में रचना कर के जो प्रेम कहानी उसको काव्य में बदल दिया गया। मुल्ला दाऊद से लेकर, है ना, जान कवि, सुजान का नाम सुना होगा, 10वां के अंदर, नहीं सुना होगा तो सुन लो। तो मुल्ला जान से लेकर सुजान कवि और उससे भी आगे तक यह परंपरा अबाध रूप से चलती रही। कौन परंपरा? तो प्रेम कथाओं को रचना में बदलने का जो परंपरा है वो आगे तक चलता रहा। मलिक मोहम्मद जैसी इस परंपरा की अन्यतम कड़ी हैं। अन्यतम कड़ी मतलब अन्य, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इत्यादि वगैरह। तो मलिक मोहम्मद जैसी भी इसी परंपरा के कवि हैं। करी है मतलब उसी से संबंधित ये भी रचना करते आ रहे हैं। आज भी देखते होंगे अगर समाज में, देश में, राज्य में अगर कहीं पर कोई आप देखते हैं मतलब प्रेम कथा होती है तो उस पर हजारों गाना निकल जाता है। आपने देखा होगा सीमा वाला, सीमा में भी आपने देखा होगा कि कई सारा गाना सीमा पर भी आ चुका है, सब पे आता रहता है। तो ये था, आपने देखा कि कुछ रचनाकार के बारे में कि किस तरह का रचना है यह। तो आपको इतना पढ़ने से पूरा यह पता चला कि ये जो पद्मावत रचना है वो प्रेमाख्यान काव्य है, यानी कि प्रेम को व्याख्या की गई है इस काव्य के अंदर। अब आप अगला पैराग्राफ समझने की कोशिश करेंगे, क्या दिखाया गया है। जैसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं। जो आपके मलिक मोहम्मद जैसी है, इनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे काव्य यानी कि बुक उपलब्ध हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जैसी ग्रंथावली के नाम से संपादित हैं। मतलब ये तो लिख के चले गए, लेकिन उसको इकट्ठा करना, उसको जो है मतलब प्रकाशित करना जो है ना दूसरे लोगों ने किया है। जैसे यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का चर्चा हुआ, माता प्रसाद गुप्त का चर्चा हुआ। इस लोगों ने बाद में, इनके मरने के बाद
इनके बुक को रिलीज किया, प्रकाशित किया अच्छा से लिख लाख करके। जैसी कि उज्ज्वल अमीर कीर्ति का आधार है उसका महान कथा काव्य पद्मावत। पद्मावत सबसे फेमस इनका कथा काव्य है, जिसमें चित्तौड़गढ़ हम आपको पढ़ाए भी थे हिस्ट्री के अंदर, चित्तौड़गढ़ के किला पर आक्रमण करता है, उसी से संबंधित। तो चित्तौड़ नरेश, नरेश मतलब राजा, चित्तौड़ के जो राजा है रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी है पद्मावती की प्रेम कथा है इसमें। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़ जाने से। मतलब आपको बताए थे हम और बताए भी थे कि बाद में अलाउद्दीन को इससे प्रेम हो जाता है पद्मावती से, तो इसे 3 लोगों का त्रिकोण कथा हो जाता है। 3 लोग हो गया कि नहीं हो गया? एक तो रत्नसेन हुए, पद्मावती तो रानी है ही है, और दूसरा हो जाता अलाउद्दीन खिलजी, तो 3 लोग हुए कि नहीं? तो त्रिकोण कहानी है। अंततः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का, इसका आधार इतिहास से है कि नहीं? राजा महाराजा से जुड़ा है तो ऐतिहासिक है, आपको इतिहास में हम पढ़ाए भी हैं। इस कहानी की विकास जनश्रुति एवं आगे स्वयं कवि की सृजनात्मक कल्पना द्वारा हुआ है। जनश्रुति का मतलब है लोग जैसा जानते हैं, सुने हुए हैं, उसी के आधार पर, और कवि ने जो लिखा है उसके आधार पर इसका रचना किया गया है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम की पीर के कवि हैं, इसको कर लीजिए अंडरलाइन, क्योंकि यह लाइन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मलिक निम्नलिखित में से किसे प्रेम की पीर के कवि के नाम से जाना जाता है? तो प्रेम के पीर के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। यानी सीधा अर्थ यह हुआ कि ये अधिकतर रचना प्रेम से संबंधित किए हैं, बस यही बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। धार्मिक अंतव्यथा से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक, धर्म से जुड़ा है कि नहीं? पत्नी है हिंदू का, उसके प्रेमी बाद में हो जाते हैं मुस्लिम, तो धर्म वाला मामला आ गया। तो धर्म वाला मामला से जुड़ा यह पद्मावत वाला जो स्थिति है वो है। आगे आपको बोला जा रहा है कि गुड़ आस्यो वाला और महिमामय है। इसका अर्थ बहुत ही गुड है, जिसको समझना मतलब कठिन होता है, और महिमा में मतलब बहुत ही महिमा के चीजों के आधार पर इसमें दिखाया गया है। यह प्रेम अनुभूति में और रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है। मतलब प्रेम के अर्थों में बहुत ही क्रांतिकारी है, अगर देखा जाए तो बहुत मजबूत कहानी है। इस पर एक फिल्म भी बना है, आपको हम आप लोगों को बता देते, रणवीर सिंह या रणबीर कपूर का कोई फिल्म है पद्मावत करके, तो आप इस फिल्म को भी देख सकते हैं। अगर इस कहानी को पूरा पर्दा पर देखना चाहते तो उसमें सेम टू सेम दिखाया गया, ठीक है? हम दिखा देंगे, ठीक है, कि यह विभिन्न पात्रों को है ना अमित चित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। कल्पना करिए, तो इसमें मुख्य रूप से प्रेम की चीजों को दिखाया गया। पद्मावत के है ना आख्यान में सजीव कहानी का मर्मस्व वेदनामय रस है। मतलब वो मर्म जानते हैं ना, मर्म क्या होता है? किसी माता का बच्चा रो रहा हो तो माता को जो फीलिंग होता है वही है मर्म, और यही वही वेदना होता है। और चरित्रों उनके सुलगते दहकते मनोभाव के है ना दूरनिवार प्रभाव हैं, जो पाठकों और श्रोताओं को अपने लपेटे में ले लेते हैं। इसमें इस तरह से चीजों को दिखाया गया है कि जो पाठक है 2 लाइन पढ़ता है तो वो पूरा पढ़ता ही रह जाता है, क्योंकि कुछ इस तरह के चीज को ही दिखाया ही गया है। अभी कहेंगे साइंस का 5 लाइन पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ पाएगा, अब पद्मावत ला के रख देंगे तो पूरा पद्मावत पढ़ जाएगा, भूखों प्यास नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इस सब तरह के चीजों में लोगों को मन ज्यादा लगता है, तुमको तो सबसे ज्यादा लगता हो। अब बढ़िए आगे। इस प्रेमाख्यान काव्य द्वारा विद्वेष और कलह मतलब वही हो जाए झंझट, फसाद को कलह कहते हैं, कि उस मंत्र नाम है क्या
अरे कला के बारे में है। कला के उस यंत्रणा में कठिन समय में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव और साझेदारी की एक ऐसी जीवन जमीन जैसी ने तैयार की जो हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा है। मतलब अगर देखेंगे पुराने राजा रजवाड़ों को देखेंगे तो एक तरह से हमारा विरासत का ही हिस्सा हुआ। विरासत मतलब जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है और उसमें प्रेम के रूप में दिखाया तो वो इस तरह से अमर भी हो जाता है। आप चले जाइए पिछले वाले बेंच पर, चले जाइए। हाँ चले जाइए। अब वहां से समझिए बातों को बहुत ही ध्यान से। 1 मिनट इसको छूट दो तो मौका नहीं छोड़ता है मारने से। चलिए आगे देखते हैं। आप सुनिएगा भी ध्यान से तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑनलाइन वाले भी तो लाइन बाय लाइन देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आगे क्या लिखा गया, जैसी इस प्रेम कहानी में प्राणों का प्राणों से, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से और जीवन विवेक से ऐसा मानवीय मेल है जो उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है। मतलब बहुत ही रहस्यमय तरीका से इसको दिखाया गया है। प्राण को प्राण से जोड़ने का कोशिश किया गया है, हृदय को हृदय से, मर्म को मर्म से और जीवन विवेक को जीवन विवेक से जोड़ने का इसमें काम किया गया है, जो इनके रचना को बहुत ऊंचा उठा देता है और उसमें व्यापकता और गहराई एक साथ ला देता है। व्यापकता मतलब बड़े रूपों में दिखाया गया है, गहरे तक चीजों को दिखाया गया है। आड़ जैसी मीठी और खालिश अवधि है। खालिश का मतलब है सच्चा, खालिश का मतलब है सच्चा, ठीक है। तो खालिश अवधि में लिखे गए इस काव्य में कवि की विशाल हृदयता, धार्मिक अंतर्दृष्टि और लोक जीवन के विस्तृत ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब इस रचना में कवि ने धर्म के बारे में भी लिखा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाला मामला ऐसे ही है। विशाल हृदयता यानी कि ओए बेवकूफ आदमी है। विशाल हृदयता का मतलब है इसमें कवि ने अपना बहुत विशाल हृदय दिखाया है। अंतर्दृष्टि मतलब आप कई बार जब मामला बिगड़ने वाला रचना होता है तो आपको सोच समझ कर लिखना होता है, ताकि हमारे रचना के कारण कहीं हिंदू मुस्लिम में फिर से विवाद न हो जाए। इस सब चीजों को देखते हुए कवि लिखे हैं। यहाँ प्रस्तुत 2 कर्वक अलग अलग संकलित हैं। आप देखेंगे तो आपका कर्वक 2 भागों में डिवाइड है, पहला और दूसरा। इस साइड देखिए अगले पेज में, तो कर्वक 2 पार्ट में डिवाइड है और दोनों पार्ट में अलग अलग चीजों को दिखाया गया है। अब आप उसी के बारे में जानना शुरू करेंगे। बोला गया है कि ये पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से हैं। पद्मावत से ही लिया गया है, लेकिन एक कर्वक पद्मावत के शुरू में देखने को मिला है और एक पद्मावत के सबसे अंतिम में देखने को मिला है। किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना करते हैं। प्रारंभिक स्तुति खंड से लिए गए प्रथम कर्वक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को जो है प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुण की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। मतलब जो पहला आपका कर्वक है उसमें कवि यह दिखाए हैं कि हमारा रूप तो अच्छा नहीं है, कान भी नहीं है मेरे पास, एक आंख भी नहीं है, मेरा रूप भी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे काव्य का सुंदरता बहुत ही क्या है, अच्छा है। और ये जो रूप का होना, कान आंख का न होना, ये तो प्राकृतिक है, प्रकृति की देन है। तो उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने अपने गुणों पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो उन्होंने पहला कर्वक में यह बताया है कि मेरा रूप तो अच्छा नहीं है, मेरे कान नहीं है, मेरे आंख भी नहीं है एक, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही गुण वाला आदमी हूँ। ठीक है, पहला कर्वक में यह दिखाया गया है। इन गुणों के ही कारण पद्मावत जैसे महान काव्य की रचना हो सकी। कवि ने दिखाया कि देखो
मैं देखने में सुंदर भले ही नहीं हूँ, मेरा आंख भले ही नहीं है, कान भले ही नहीं, लेकिन मैं हूँ बहुत विद्वान आदमी, और इसी ज्ञान के कारण मैंने पद्मावत जैसा रचना किया है। तो पहला पार्ट में तो यह दिखा गया। अब दूसरा में क्या है, अंत के उपसंहार खंड से लिए गए द्वितीय करवक में कवि अपने काव्य और इसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। लास्ट वाले में जो दूसरा आपका यहाँ पर करवक लिया गया है वो पद्मावत के अंतिम खंड से लिया गया, लास्ट से लिया गया है, और इसमें यह बताया है कि देखो हमारा रचना कितना सुंदर होता है, हमारा रचना कितना सुंदर होता है। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। रक्त की लेई गोंद होता है ना, गोंद से किसी चीजों को जोड़ते हैं ना, लेकिन इन्होंने शब्दों को जोड़ा है रक्त मतलब ब्लड के गोंद से, समझ में आ रहा है, ब्लड को उपयोग करके इन्होंने शब्दों को जोड़ा है। जो गाढ़ी प्रीति मतलब गाढ़ा प्रेम के नए जल में भिगोई हुई, नए जल मतलब नयन जल मतलब आप जानते हैं आंसू में भिगोई हुई हैं। अब 9 वह राजा रत्नसेन है और 9 वह रूपवती पद्मावती रानी है। कहा है कि देखिए 9 तो उस तरह का राजा अब होते हैं, 9 ही उतनी जो है रूपवती कोई रानी है। 9 वह दुई बुद्धिमान सुवा है और 9 राघव चेनक या अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन के बारे में भी कहा कि ऐसे राजा भी नहीं है और उससे बुद्धिमान कोई लोग भी नहीं है, इनमें कोई आज नहीं। जितने भी लोगों का चर्चा है पद्मावत में उसमें से आज कोई नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई है, मतलब उनके अच्छे कर्मों के रूप में कहानी रह गया है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि यह कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। कवि का यहाँ पर कहना है कि देखिए मैं तो नहीं रहूंगा, क्योंकि देखिए पद्मावती नहीं रही, रत्नसेन राजा नहीं रहे, अलाउद्दीन खिलजी नहीं रहे, उसी तरह मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा रचना जन्मों जन्म तक जो है ना वो रहेगा। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वही उसे 2 शब्दों में स्मरण करेगा, मतलब वो याद करेगा उसको कि कौन व्यक्ति था जिसने इतना अच्छा कहानी लिखा है। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। तो आपने देखा कि 2 करवक हैं, एक में तो दिखाया गया कि वो एक आंख वाले हैं और दूसरे फिर भी वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और दूसरा में दिखाया गया है कि मतलब उनका रचना कितना महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आप लोगों को क्या करूंगा, दोनों करवक को सारांश के रूप में डिटेल में पहले समझाऊंगा। तो अब आप समझना जो है शुरू कर दीजिए। आपके बुकों में सारांश नहीं लिखा गया, यहाँ पर कोई दूसरा बुक से हम बता रहे हैं तो उसको सुन करके समझने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। पहला जो आपका करवक है उसको हम समझना शुरू करते हैं। बोला गया कि पद्मावत से गृहीत इस करवक में कवि ने अनेक अपने एकाक्ष यथार्थ काना होने का उल्लेख किया है। पहला जो आपका करवक है उसमें कवि अपने एकाक्ष मतलब एक आंख वाला यानी कि काना होने का क्या किया, उल्लेख किया है कि मैं देखूं काना हूं, और उसका उल्लेख पूरा उन्होंने किया है। तथा अनेक उपमाओं के सहारे मतलब कई सारा उदाहरण दे करके उन्होंने बताया है कि देखो मैं अगर एक आंख वाला हूं तो क्या हुआ, एक आंख वाला होते हुए भी मैं इतना अच्छा हूं और इतना विद्वान हूं। ठीक है, यह बताने का प्रयास किया है कि उसमें एकाक्ष होने के कारण कोई हीन भावना नहीं है। वो कहते हैं कि मैं एक आंख वाला हूं लेकिन फिर भी मैं अपने आप को हीन भावना में नहीं समझता हूँ। कई लोग जो है ना अपने ही खराबी के कारण खुद जो है ना हीन भावना में होते हैं। कई लोग काले होते तो सोचता कि हम तो काले हैं, गोरे हमारे बारे में क्या सोचता होगा, ये सब मत सोचिए। अगर आप काले हैं तो उस काले को मतलब साइड करिए और देखिए आप में अच्छाई क्या है, और उस अच्छाई के कारण आप खुश रहिए, ना कि काला होने के कारण आप नाराज रहिए कि मैं तो क्या हूँ, काला हूँ, कैसा भगवान था हमको काला बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस सब बातों में नहीं। कभी भी अंधे थे और उनका चेहरा अच्छा नहीं था, कान भी नहीं था एक, फिर भी कभी अपने बुराई की ओर न ध्यान दे करके अपने अच्छाई की ओर क्या करते थे, ध्यान दिया और उन्होंने बताने का कोशिश किया है
कि देखो मुझमें ये वाला गुण तो नहीं लेकिन ये वाला गुण है। तो आप भी, आपके अंदर कोई अगर निगेटिव पॉइंट है तो उसको साइड करिए, और जो पॉजिटिव है उसके सहारे आप खुश रहिए, और संसार को अपना पॉजिटिव दिखाइए कि देखो मेरे में ये क्या है, पॉजिटिव बातें हैं। कवि कहता है कि वह यद्यपि एक आंख वाला है किंतु वह गुण संपन्न काव्य की रचना करता है। पहला जो लाइन है उसमें कवि ने कहा कि देखो मैं एक आंख वाला भले ही हूँ लेकिन मैं गुण संपन्न काव्य का रचना करता हूँ, यानी कि अच्छा किताब वगैरह मैं लिख लेता हूँ। जो उसकी कविता सुनता है वही मुग्ध हो जाता है, यानी कि खुश हो जाता है। जो कविता सुनता वही खुश हो जाता है, उसके चेहरा पर कोई ध्यान नहीं देता है। कवि अत्यंत गर्व के साथ कहता है कि ईश्वर ने उसे चांद का अवतार बनाकर धरती पर भेजा है। वो है मुंह अच्छा नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, फिर भी कहते हैं कि मुझे चांद का अवतार बना करके क्या किए हैं, पृथ्वी पर भगवान ने मुझे क्या करा है, भेजा है। किस तरह, जिस तरह चांद में धब्बे हैं, चांद में धब्बा है कि नहीं है, उसी तरह कवि कहते हैं देखो जिस तरह चांद में काले धब्बे हैं उसी तरह वह भी काना है, यानी कि एक आंख वाला है। चांद भले उसमें काले धब्बे आपको दिखाई दे रहे हो, लेकिन फिर भी लोग अपने सुंदरता का तुलना चांद से करते हैं कि नहीं, कि फलनी तो चांद जैसी सुंदर है। होता है कि नहीं होता है? तो तुम हंस रहे हो, बताओ। यानी कि चांद काला है फिर भी, मतलब धब्बा वाला है, फिर भी उसकी सुंदरता को हम जानते हैं कि नहीं। उसी तरह कभी कहते कि देखो भगवान मुझे चांद बनाकर भेजा है, लेकिन जिस तरह चांद प्रकाश फैलाता है उसी तरह उसका कवि होना प्रकाशवान है। चांद में काला धब्बा फिर भी चांद प्रकाश देता है, शीतलता देता है। उसी तरह कवि कहते हैं कि जिस तरह से चांद प्रकाश फैलाता है ना धब्बा वाला होने के कारण भी, उसी तरह मैं भी काना होते हुए भी मेरा जो रचना है ना, मेरा जो लिखा हुआ रचना है वो प्रकाश फैला रहा है, सुना रहा है। वह लोगों को आनंद देता है और लोग उसे सम्मान देते हैं। सम्मान मतलब इज्जत देते हैं, ठीक है। यहाँ काव्य को प्रकाश और आंख को चांद में प्राप्त कलंक कहा गया है। काव्य को प्रकाश बोला गया है, चांद के प्रकाश को अपने रचना से तुलना किया है, और अपने एक आंख को चांद के धब्बा से तुलना किया है। यद्यपि कवि एकाक्ष है, यानी कि एक आंख वाला है, लेकिन उसने संसार का इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है जितना दो आंख वाले को भी दुर्लभ है। यानी कि दो आंख वाले भी उतना ज्ञान जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितना ज्ञान कवि अकेले प्राप्त कर लिए हैं। तो तुम काले हो तो सोचो कि भाई हम काले हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्ञान प्राप्त करेंगे ना, डीएमएसपी भी मुझे सैल्यूट मारेगा, ठीक है। तब देखो क्या ही दिक्कत आता है। वह अपने को ताराओं में शुक्र तारा मानते हैं। कवि अपने आप को ताराओं में कैसा तारा मानते हैं? शुक्र तारा। शुक्र तारा किसे कहते हैं? शुक्र तारा जो है ना, जिसे आप शुक्र ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा चमकती है, आपको यह पता होना चाहिए। और भोर का तारा भी उसे कहते हैं। सुबह के समय में पूर्व दिशा में अकेला बहुत ज्यादा चमकता हुआ तारा जो आपको दिखाई दे वो शुक्र तारा है। ताराओं में शुक्र तारा मानने का मतलब है कि मैं तारा तो हूँ लेकिन सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये बताया उन्होंने। शुक्र तारा मानता है जिसकी अलग पहचान है। शुक्र तारा का अलग पहचान है कि नहीं? सुबह के समय में 3-4 बजे के बीच में अगर आसमान साफ हो तो पूर्व की दिशा में आपको बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ अगर तारा दिखे तो समझ लेना शुक्र ग्रह है। याद रहेगा। जो प्रातः कालीन प्रकाश की सूचना देते हुए उदित होता है। प्रातः कालीन में बोलेंगे नहीं, सुबह में उगती है वो। कभी अपने आंख के, है ना, आंख के कालापन को आम के ऊपरी भाग में होने वाले डाब या चोप को बताता है। आप कभी कहते हैं कि देखो मेरा जो आंख है ना वो आम के डाब के समान है। आम का डाब जो होता है ना, डाब मतलब जो जब शुरू के समय में आम का फूल जो होता है वो तो नुकीला सा टाइप सा होता है। फूल देखा कि आम का भी नहीं, हाँ मज्जर जिसे कहते हैं, नुकीला टाइप सा होता है। लेकिन जब फल लगता है तो लोग उसके नुकीला टाइप को या फिर उसके सबसे ऊपर वाले भाग में लगे हुए गंदगी को नहीं देखता, उसके सुगंध को और उसके स्वाद को देखता है। समझ आ रहा है? कभी भी वही बोल रहा है कि मेरा एक आंख होना जो है वो ये आम के डाब के समान है। यह दोष अनिवार्यतः आम में होता है, लेकिन लोग उसकी ओर ध्यान न देकर आम के रस
और स्वाद और सुगंध पर मुग्ध होते हैं। आम के रस को, स्वाद को और सुगंध को देखते हैं कि नहीं, कि उस डाब को देखते हैं। यदि आम में गुण न हो तो इस चोप को हटा देने पर भी कोई नहीं पूछेगा। अगर आम में अगर गुण नहीं है, उस बहुत ही खट्टा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर उस चोप को भी कोई नहीं समझेगा और उसको ऐसे फेंक देगा। तो आप में अगर कोई बुराई है तो कोई अच्छाई लाने का भी कोशिश करिए, ताकि लोग आपके बुराई को ना देखकर आपकी अच्छाई को देखकर आपको जाने। इस संसार में 5 आदमी तुमको कम से कम क्या होना चाहिए, जानना चाहिए। समुद्र का पानी खरा है, आप सभी को पता है, खरा मतलब नमकीन। कभी कहते हैं कि समुद्र का पानी खरा है इसीलिए वह अपार है, ठीक है, उसके तल तक नहीं देखा जा सकता है। शंकर ने जब त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट किया तभी वह सोने का बन सका। मतलब कभी कहते हैं कि देखो, समुद्र का पानी खरा है यानी कि नमकीन है, इसीलिए ज्यादा है और इसीलिए इतना गहरा है कि उसके अंदर तक आप देख नहीं पाते हैं। यानी कि अगर समुद्र का पानी मीठा होता तो आज उतना गहरा नहीं होता और उतना ज्यादा मात्रा में नहीं होता, क्योंकि मनुष्य उसका भी यूज कर लेता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कभी फिर कहते हैं कि शंकर भगवान जो है सुमेरु पर्वत को, शंकर ने जब त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट किया तभी वह सोने का बन सका। सुमेरु पर्वत बाद में जाकर के सोना का बन गया, क्योंकि शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया था, ठीक है। प्रहार किया तो चोट लगा होगा किसको? सुमेरु पर्वत को। पर्वत मतलब पहाड़, ठीक है। तो जब तक आपको चोट नहीं लगेगा, जब तक आपको धक्का नहीं लगेगा, कष्ट नहीं होगा, तब तक आप अच्छे बनने वाले नहीं हैं। और आकाश छूने लगा, जो सुमेरु पर्वत है सोना का बन गया और आसमान छूने लगा। सोना का पहाड़ हो तो उसका वैल्यू कितना होगा तुम समझिए करती हो, ठीक है। सोना तब तक तपाए जाने वाले पात्र में रखकर तपाया नहीं जाता, तब तक वह कच्चा रहता है। कभी कहते हैं कि सोना जो होता है जब तक उसको बर्तन में रख करके गर्म नहीं करते हैं तब तक वो कच्चा रहता है। जब सोना का कोई नया आभूषण वगैरह बनाया जाता है ना, तो उसको इस तरह का उसका अपना कटोरा होता है, उसमें रख करके उसको गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, तब नया नया डिजाइन बनाते हैं। और जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे, पिघलाएंगे नहीं, तब तक वो उसका वैल्यू ही नहीं बढ़ेगा। तो तुम लोगों को भी समझना चाहिए कि कष्ट सहने के बाद ही अच्छाई मिलता है। क्या सहने के बाद? अच्छाई मिलता है। कभी कहते हैं कच्चा रहता है, वह आभूषण बनाए जाने योग्य खरापन नहीं प्राप्त कर पाता, यानी कि मजबूती नहीं आती है जब तक उसको गर्म नहीं करते हैं तब तक। अतः सोना को शुद्ध होने के लिए तपाया जाना जरूरी है। इसी तरह कवि अपने उपमाओं के सहारे यह बताना चाहता है कि हर गुणवान वस्तु में थोड़ा अवगुण अवश्य पाया जाता है। यानी कि जो गुण वाले चीज होते हैं उसमें थोड़ा न थोड़ा अवगुण पाया जाता है। कोई भी मनुष्य हमेशा गुण वाले ही नहीं होते, कुछ न कुछ उसमें अवगुण होते हैं। लेकिन लोग गुण पर मुग्ध होकर अवगुण पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके गुणों को देखेगा, आपके अवगुण को नहीं देखेगा। कवि के एक ही आंख है मगर वह दर्पण की तरह निर्मल है। दर्पण की तरह निर्मल होने का मतलब है कि शुद्ध है। दर्पण में कभी भी झूठा नहीं दिखाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि तुम काला हो तो दर्पण के सामने खड़ा होगा तो गोरा हो जाएगा। कई ऐसे क्वालिटी आईना आते हैं तो अरे उसको जानबूझकर वैसा बनाया गया है। सीधा आईना में कभी तुम्हारा मुंह टेढ़ा दिखाई देगा नहीं, दिखाई देता है। उसमें जानबूझकर वैसा ही बनाया गया है, तो इसीलिए आपको दिखता है। जिस आईना को सीधा बनाया जाएगा उसमें थोड़ी टेढ़ा तुम्हारा दिखेगा मुंह, तो उस बातों को समझो ना। वह राग द्वेष से परे हैं, मन में किसी के लिए खोट नहीं है, अतः लोग उसके चरण छूते हैं और प्रेम से देखते हैं। निष्कर्ष एक आंख की कमी उसे कोई दुख नहीं है। अंततः हम कह सकते हैं कि उनका एक आंख है, फिर भी कवि को उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि एक आंख होते हुए ही कवि बहुत कुछ प्राप्त कर लिए हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। इतना ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं कि उतना ज्ञान किसी दूसरे में देखने को नहीं मिलता है। अब हम देखेंगे दूसरे करवक का अर्थ। तो पहले करवक में देखा कितना ज्यादा व्याख्या किया गया है। इतना ज्यादा व्याख्या सुनोगे तो काहे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं, उसी तरह क्वेश्चन
रुकेगा नहीं, तो तुमको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ोगे ऐसे तो अपने डिटेल में। अब इतना डिटेल में पढ़ने के बाद क्वेश्चन रुकेगा नहीं, रुकने वाला है। दूसरा जो आपका कर्मक है उसके अर्थ को हम समझना शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट में, पहला पार्ट में तो अपने बुराई को भी सुंदरता के रूप में पेश किया, दूसरा पार्ट में वो अपने रचना के विशेषता को बताते हैं कि देखो मेरा लिखा हुआ चीज कितना अच्छा होता है। देखिए क्या लिखा है। कवि कहता है कि उसने यह काव्य रचना सुनाया है, इसे सुनकर लोग प्रेम की पीड़ा पा जाते हैं, अर्थात प्रेम का महत्व अनुभव करने लगते हैं। इसके प्रेम को नेत्र के जल से भिगोया गया है, अर्थात लिखते समय कवि प्रेम की पीड़ा से रोया है और अब पढ़कर यह सुनकर लोग रोते हैं, अर्थात यह एक मार्मिक कृति है। मैंने अनुभूति के बल पर ऐसी कविता की है जो मेरे मरने के बाद मेरी निशानी बनकर अमर रहेगा। कवि ने कहा है कि मैंने इतना अच्छा कविता लिखा है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद ये कविता अमर रहेगी, ठीक है, मेरी निशानी बनकर अमर रहेगी। यहाँ कवि का आत्मविश्वास बोल रहा है। आप जब अच्छा काम करते हैं ना तो अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे तो कोई नहीं रोक सकता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप अच्छा से पढ़िएगा, पूरा 100% तैयारी हो जाएगा, तो एग्जाम से पहले ही आपको लगने लगेगा कि मैं तो पास हूँ, मुझे तो रोकने वाला कोई नहीं है। तो जब पढ़िएगा तब पता चलेगा। तो कवि ने मेहनत जो किया है, उस मेहनत के बल पर कवि को विश्वास है कि मैं जब मर भी जाऊंगा तो ये मेरा रचना अमर रहेगा, संसार में यह मेरा रचना चलता ही रहेगा। उसकी कविता में मन की शाश्वत भावना प्रेम की धार्मिक वर्णन है, अतः यह प्रेम जनों द्वारा सदैव पढ़ी जाएगी। जो प्रेमी लोग होंगे इस कविता को जरूर क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। कवि बताना चाहता है कि उसने जितना वर्णन किया है वे राजा रत्नसेन, रानी पद्मावती, शासक अलाउद्दीन और ब्राह्मण राघव चेतव अब कहाँ हैं, उस तरह के लोग अब पाए नहीं जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। वे सब काल क्रम में मर गए, मतलब उसी समय अपने उम्र में क्या हो गए होंगे, मर गए होंगे, क्योंकि वे नश्वर शरीर वाले थे। यानी कि सबके शरीर का तो नाश होना ही एक ना एक दिन, तो ऐसे ही शरीर वाले वो थे, लेकिन उनकी कहानी शेष है। वो तो मर गए लेकिन उनकी कहानी बची हुई है, क्योंकि उन्होंने जो किया वह विशिष्ट था, मतलब विशेष था, ठीक है, स्मरणीय था, यानी कि याद रखने योग्य था, जिस कारण उन्हें उनकी कहानी को काव्य रूप दिया। यही कारण है कि कवि ने उनकी कहानी को काव्य रूप दिया है। काव्य रूप दिया है मतलब कविता के रूप में लिख दिया उनकी कहानी को। अतः वह पुरुष धन्य है जिनका यश कीर्ति के रूप में धरती पर स्मरण किया जाता है। जिस तरह फूल मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध अमिट होती है, उसी तरह व्यक्ति मर जाते हैं लेकिन उसका यश स्मरणीय रहता है। कवि कहना चाहता है कि किसने यश नहीं बेचा, अपना जो यश है, यश का मतलब है अपना अच्छाई किसने न बेचा और किसने नहीं खरीदा, अर्थात हम कवि लोग काव्य रचना के माध्यम से यशस्वी लोगों या यश बेचते हैं, यशस्वी लोगों का यश बेचते हैं और रसिक लोग उस यश को खरीदते हैं। कवि जो होते हैं वो बेचते हैं कैसे, तो किताबों के रूप में अपने यश को बेचते हैं। जो रसिक लोग होते हैं, जो उसको अच्छा लगने वाले लोग हैं, उसको खरीदते हैं, अर्थात सुनकर सुख प्राप्त करते हैं। अतः जो भी मेरी इस कृति को पढ़ेगा वह इसकी कहानी के साथ साथ उसके रचनाकार के रूप में मुझे भी 2 शब्द में याद करेगा और इस तरह मैं भी अमर हो जाऊंगा। कवि कहते हैं कि जो भी मुझे पढ़ेगा, इस कविता को पढ़ेगा, वो रचनाकार के रूप में मुझे भी याद करेगा कि कौन ऐसा था जो इस तरह का रचना करके गया है। अब आप आएंगे पेज नंबर 168 में, 69 में। 169 में मैं पहले क्यों ला रहा हूं, क्योंकि वहां पर कुछ शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। उस कठिन शब्दों के अर्थ को एक बार जान लोगे तो आपको कविता समझने में हल्का जो है ना आसानी होगा। तो समझना शुरू करिए। गुणी मतलब होता है गुण वाला या गुणशाली। सोई मतलब होता है वही। इसके बाद जेई मतलब होता है जिसने,
और जैस मतलब होता है जैसा, जैस मतलब जैसा। और जंग मतलब होता है जग, जंग नहीं है जग, तो जग मतलब होता है संसार। और विधि मतलब होता है ईश्वर या विधाता, ठीक है। अवतारा मतलब होता है अवतार लेना या जन्म लेना, ठीक है। इसके बाद है दिन ही मतलब दिया, और सूझा मतलब देखना या सूझना, ठीक है। उवा मतलब होता है उदित, और शुक मतलब होता है शुक्र तारा, जिसको आप शुक्र ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद है नख तनह, नख तनह महा का अर्थ होता है नक्षत्र में, नक्षत्रों के मध्य। नक्षत्र जानते हैं, नक्षत्रों के मध्य, नक्षत्र जो होता है उसमें मुख्य रूप से बारिश होती है, आसमान में बादल छाए होते हैं। आपने सुना होगा कन्हा, हथिया, ठीक है, ये सब नहीं सुना है। ये सब नक्षत्र है, और इस सब नक्षत्र में होते हैं बारिश, ठीक है। और जब बारिश होती है तो आसमान में जनरली बादल होते हैं, लेकिन शुक्र तारा बादल में भी क्या होते रहते हैं, दिखाई देते रहते हैं, या उन्होंने बताने की कोशिश किया है। जो लही का अर्थ है जब तक, और अम्बही का मतलब है आम में, और डाब का मतलब है आम का नुकीलापन या फूटती हुई मंजरी, मंजरी मतलब मज्जर। त्रिशूल का मतलब है त्रिशूल, जो आप तीन वाले होते हैं, त्रिशूल। घड़ी का मतलब है घड़िया, जिसमें घड़ी मतलब बर्तन, बर्तन जिसमें सोना को रखकर गर्म करते, सीधा समझ लो। और कलंक मतलब होता है कोयला, कलंक मतलब कोयला, क्योंकि बर्तन में रख करके नीचे कोयला पर उसको क्या किया जाता है, सोना को गर्म करते हैं। और कांच मतलब होता है कच्चा धातु, जब सोना को गर्म नहीं किया गया होता है उस समय तक वो कच्चा धातु ही रहता है। और करा मतलब होता है कठोर, ठीक है। और निर्मल मतलब होता है एकदम साफ शुद्ध, समझ लो। अब प्रेम मतलब होता है प्रेम, अब पीर मतलब होता है पीड़ा यानी कि कष्ट। और रक्त मतलब तो जानते हैं ब्लड। और लेई मतलब होता है गोंद या फेविकॉल, समझ लो। मुख मतलब मुझे। और कीर्ति मतलब रचना या कीर्ति, जैसे कि कोई कवि रचना करते हैं कविता का या कहानी का। केई मतलब किसने, बेचा मतलब बेचना या खरीदना, समझते इस बातों को। अब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो कुछ आपको समझ में आएगा। अब आप ध्यान दीजिए लाइन पर, 5 मिनट में पढ़ लोगे, क्योंकि पूरा तो हम लोग समझ चुके हैं। पहला लाइन कहता है, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, कवि एक आंख वाले हैं फिर भी गुनी है, गुनी मतलब उनमें गुण है, मोहम्मद गुनी मतलब वो गुनी व्यक्ति है। सोई विमोहा जेई कवि सुनी, मैं एक आंख वाला हूँ फिर भी मैं गुण वाला हूँ, जो ही मुझे सुनता है वो मोहित हो जाता है हमारे ऊपर। वही बोला कि सोई विमोहा, सोई मतलब वही, जेई मतलब जिसने, कवि सुनी, जिसने मुझे सुना वही मुझ पर क्या हो गया, मोहित हो गया। चांद जैस, चांद जैस जग विधि अवतारा, कवि कहते हैं कि मुझे इस संसार में भगवान ने चांद के जैसे भेजा है, चांद के जैसे अवतार देकर के भेजा है। दीन ही कलंक कीन ही उजियारा, मेरे मुझको भगवान ने कलंक दे के भेजा, अच्छा चेहरा नहीं दिया, कान नहीं दिया, आंख नहीं दिया, लेकिन मैंने उजियारा फैलाने का कोशिश काम किया है। जिस तरह से चांद में दाग है फिर भी वो प्रकाश देते हैं, उसी तरह से मेरे में भी दाग है, मैं फिर भी अपने ज्ञान के आधार पर प्रकाश फैलाता हूँ, मैं ज्ञान का प्रकाश फैलाता हूँ। किसका प्रकाश, ज्ञान का। जग सूझा एक ही नैना उबा सुक अस नखतन माहा, जग मतलब संसार अभी जस्ट पढ़े हैं। सूझा मतलब दिखता है, एक ही नैना मतलब एक ही आंख से, उबा सुक, और सुक मतलब शुक्र तारा, सुक मतलब जैसे देखा कि शुक्र तारा की नहीं, सुक अस नखतन महा, नखतन मतलब नक्षत्र के बीच। कवि कहते हैं कि मैं एक आंख वाला हूं फिर भी मुझे पूरा संसार दिख रहा है, जैसे शुक्र ग्रह जो होते हैं नक्षत्र के दिनों में भी दिखता है, मतलब बारिश के दिनों में भी दिखता है, उसी तरह मुझे एक आंख है फिर भी मुझे पूरा संसार दिखता है। जो लही अम्ब ही दाब न होई, तो लही सुगंध बसात न सोई। कवि कहते हैं कि अगर आम के फल में अगर सुगंध ना हो तो उसको दाब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आम में
डाब होता है, फिर भी लोग उस डाब को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन उसके सुगंध, रस और मीठापन को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। समझ में आ रहा है कि उसके डाब को देखते हैं, डाब को नहीं देखते हैं। कभी कहती किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुज अपारा। कभी कहते हैं समुद्र का पानी खरा है इसीलिए वो अति है, ठीक है, और असुज है। असुज मतलब आपको सूझता नहीं है कि कितना अंदर तक समुद्र है। क्यों? क्योंकि खरा है इसीलिए। एक अगर उसमें बुराई है तो दूसरा अच्छाई भी तो है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। और असुज है मतलब आप उसके अंदर तक आपको सूझेगा नहीं। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश कर दिया शंकर जी ने। बहा कंचन गिरी लाग आकाशा, तब जाकर के वो कंचन गिरी बन पाया, सोना का पहाड़। कंचन मतलब सोना, गिरी मतलब पहाड़, और आकाश को छूने लगा। तब न तो अब जब तक कष्ट नहीं सहेंगे तब तक महान कैसे बनेंगे। तो शंकर जी त्रिशूल से क्या कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, तब जाकर के सोना का पहाड़ बन पाया और आकाश को छूने लगा। जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच वही नहीं कंचन करा। कंचन मतलब सोना। कभी कहते हैं कि जब तक सोना को घड़ी मतलब एक बर्तन में, कलंक मतलब कोयला से जब तक नहीं गर्म किया जाता है तब तक वो कच्चा रहता है, और जब गर्म कर देते हैं तो वो कठोर बन जाता है और जेवर बनाने के काम में आते हैं। अगला है एक नयन जस दर्पण ओ ते ही निर्मल भाव। कभी कहते हैं कि मेरे पास एक ही नयन है, एक ही आंख है, लेकिन वो दर्पण के समान निर्मल है, यानी कि दर्पण के समान सच्चा और शुद्ध है। सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाओ। जितने भी लोग हैं रूपवंत हैं, उस सबको एक न एक दिन क्या करना है, जाना ही जाना है। दूसरा करवक समझिए, मुहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कवि कहते हैं कि मैंने जो जोर जोर करके सुनाया हूँ, कविता लिखा हूँ, उसको जो ही सुनता है ना वो प्रेम पीर गा पावा, यानी कि प्रेम के पीर में पड़ जाता है। उनको प्रेम वाला जो है ना दर्द होने लगता है, जो मेरे कविता को सुनता है वही। अरे सेम बात है। जोड़ी लाई रक्त के ले, कवि कहते हैं कि मैं इस कविता को रक्त के ले से जोड़ कर लाया हूँ, ठीक है। गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई, और इसको आंखों के जल से भिगो भिगो करके मैंने इसको गढ़ने का काम किया है। ओ मन जाति ओ मन जानी कवित अस किन्हा, अमुक यह रहे जगत मह चिन्हा। मतलब है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो जगत चिन्हेगा, मतलब जानेगा मुझको इस कविता के ही माध्यम से। कहाँ सौरत्न सेन अस राजा, कहाँ सुबा असी बुद्धि अवतारा उपराजा। कहते हैं कि रत्न सेन जैसा अब राजा नहीं है और सुबा जैसे उपराजा अब नहीं है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघो जेई किन्हीं बखानो। जो अलाउद्दीन राजा उसके जैसे भी कोई लोग नहीं है, और राघव जैसे भी आज के इस संसार में कोई नहीं है। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रह जग रही कहानी। मतलब आज के समय में पद्मावती रानी भी नहीं रही, इनमें से कोई आज नहीं है, लेकिन इनका कहानी आज भी है। समझ रहा है। धनी सौ पुरुष जस किरित जासु, किरित मतलब अभी जस्ट बताए हैं रचना। फूल मरे पे मरे न वासु। कभी कहते हैं कि लोग तो मर जाते हैं लेकिन उनका रचना रह जाता है। जैसे कभी मर चुके हैं लेकिन उनका रचना आज आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। उसी तरह फूल गिर जाते हैं लेकिन उसका सुगंध बचाई रखने लिखा है। फूल मरे पर मरे न बासु, फूल मर जाते हैं लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता है। केई न जगत जस बेचा, केई न लेनही जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। मतलब कभी कहते कि इस संसार में किसना कौन ऐसा व्यक्ति जो जस बेचा नहीं है और कौन ऐसा व्यक्ति जो जस खरीदा नहीं है। और जो भी इस कहानी को पढ़ता है वो दो शब्द में मुझे भी याद रखते हैं। इस तरह से यह आपका लाइन बाय लाइन जो चीजें हैं वो हो गया कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। 5 मिनट में 8-9 क्वेश्चन ही तो है। 5-7 मिनट में आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन को।
और क्वेश्चन का उत्तर देखिए किस तरह से आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो बोलेंगे पद्मावत रचना के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि मैं एक आंख वाला ही हूँ, लेकिन मैं फिर भी महत्वपूर्ण हूँ। कवि कहते हैं मुझे लिखाने की बात नहीं है, सब आपके पास लिखा हुआ है, आपको बताएंगे कि कहाँ लिखा हुआ है। आज केवल चर्चा सुनिए, ठीक है। आप जो मनोरमा पढ़ते हैं ना, उसमें सारा क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। तो क्वेश्चन लिखा करके टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, समझ आ रहा है। आपको लिखाने की कमी नहीं है, पढ़ने की कमी है। आपको पढ़िए, लिखा हुआ सब है। अब हमको क्या जाएगा, तो हम तो क्वेश्चन लिखा करके टाइम बर्बाद करके तुमको कॉपी भरवा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। लिखा है जो, वो तो तुम पढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब समझिए, तो कवि अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। कवि कहते हैं कि जिस तरह दर्पण निर्मल होता है, उसी तरह मुझे एक आंख ही है, लेकिन मैं भी क्या हूँ, निर्मल हूँ, शुद्ध देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो बोलेंगे कि पहले करवक में कलंक का अर्थ है कोयला, और कांच का अर्थ है कच्चा धातु जिसको अभी तक आग में तपाया नहीं गया है, और कंचन का अर्थ है सोना। तो पढ़ा अभी जस्ट के जस्ट, शब्द के अर्थ बताए, वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कलंक मतलब, देखिए कलंक तो कोयला है ही, आशा कोयला का मतलब काला धब्बा, कोयला का मतलब क्या, काला होना है, धब्बा होना। तीसरा क्वेश्चन है कि पहले करवक में व्यंजित जैसी के आत्मविश्वास का परिचय दे। पहले करवक में जो उन्होंने अपना आत्मविश्वास दिखाया है कि मैं एक आंख वाला हूँ, एक कान वाला हूँ, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने जो आत्मविश्वास दिखाया है, बहुत सारे उदाहरण दे करके उसको बताना है। तो सारा उदाहरण दे करके आप लिखेंगे कि कवि अपनी शारीरिक हीनता का है ना स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपने को काना बताया है। बताया कि नहीं, मैं एक आंख वाला हूँ, काना हूँ, ठीक है, हाँ काना बताया है, लेकिन इस कारण वह हीन भावना से ग्रसित नहीं है। ऐसा नहीं कि वो काला है, मतलब उनका एक आंख है तो वो हीन भावना वाली बात नहीं है। वह कलंक युक्त चंद्रमा, अपने आप को बताता है कि मैं कलंक युक्त चंद्रमा हूँ। जैसे चांद में कलंक है, उसी तरह मैं भी चांद हूँ और मेरे में भी क्या है, कलंक है। ताराओं के बीच शुक्र तारा तथा तपाए हुए सोना से उपमित कर बतलाता है। कहता है कि मैं तारा में भी शुक्र तारा हूँ, और सोना में भी ऐसा सोना हूँ जिसको तपाया जा चुका है, मतलब कठोर हूँ, उससे श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। उसने इसमें उन्होंने बताया कि मैं श्रेष्ठ काव्य का रचना किया हूँ। ऐसा एक आंख वाला होते हुए भी मैं जितना ज्ञान प्राप्त कर लिया हूँ, उतना दो आंख वाले भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस सब बातों को दिखाते हुए कवि क्या कहते हैं, अपने आत्मविश्वास को दिखाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कवि ने किस रूप में अपने को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का है ना मर्म बताए। तो कवि ने कहा कि रचनाकार के रूप में आप मुझे याद रखिए। किसके रूप में, रचनाकार के रूप में। यहाँ पर लिखा भी है कि जैसी ने अपने को कवि रूप में याद किए जाने की इच्छा व्यक्त की है, उन्होंने कहा कि आप मुझे कवि के रूप में याद रखिए। किसके रूप में, कवि के रूप में, क्योंकि व्यक्ति मर जाता है और उसकी कायिक सुंदरता या असुंदरता नष्ट हो जाती है, लेकिन उसकी कीर्ति यानी कि उसके द्वारा लिखा गया जो चीज है उसे अमर रखती है। उसका मानना है कि धनी सो पुरुष जस किरित जासु, फूल मरे पर मरे ना बासु। जिस तरह से लोग हैं मर जाते हैं लेकिन उसका गुण रह जाता है इस संसार में, उसी तरह से फूल मर जाते हैं लेकिन उसका सुगंध रह जाता है। इसीलिए आप भी मुझे मेरे अवगुण को भुला दीजिएगा और मेरे में जो गुण है उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाव स्पष्ट करें। तो भाव स्पष्ट करने वाला जो भी क्वेश्चन आएगा या बोलेगा व्याख्या करे, तो उसका उत्तर कैसे देंगे। यहाँ पर देखो लाइन दे दिया है, जो लही अम्ब ही डाव न होई, तो लही सुगंध बसात न होई। अब इसका कहेगा भाव स्पष्ट करिए या इसका कहेगा कि व्याख्या करिए। तो व्याख्या करने वाला प्रश्न या भाव स्पष्ट करने वाला प्रश्न का उत्तर आप कैसे दीजिएगा, सुनिए। एग्जाम में भी ऐसे 2-3 लाइन दे देगा, आप कहेगा इसका भाव स्पष्ट करिए या व्याख्या करिए। तो उसमें आप सबसे पहले पता करिएगा कि इसके लेखक कौन है,
और ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप लिखिएगा कि यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के करबक से लिया गया है, और इस तरह से इस पंक्ति के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हो गए। और इस पंक्ति के माध्यम से कभी अब पहले तो लिख लीजिएगा कि कहाँ से लिया गया, और दूसरा लिखेंगे कि इसके लेखक कौन है, और फिर आप तीसरा पंक्ति से लिखना शुरू करिएगा उस सेंटेंस का अर्थ। तो उस सेंटेंस के अर्थ में अब आपको इसका क्या ही अर्थ पता चल रहा है। जो लही अम्ब ही दाव न होई लही, सो लही सुगंध बसात न सोई। मतलब आप इसके अर्थ को बताएंगे, बोलेंगे कि आज के संसार में अगर आपके अंदर एक अवगुण है और कुछ अच्छा गुण भी है, तो लोग आपके अवगुण को भुला देते हैं और अच्छे गुणों को याद रखते हैं। जिस तरह से आम के डाब को नहीं, उसके सुगंध और उसके रस को और उसके मिठास को महत्व दिया जाता है, उसी तरह से आप भी मेरे कुरूप का या फिर एक आंख का या एक कान को नजरअंदाज कीजिए। मेरे अंदर जो अच्छा गुण है उसको याद रखिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो व्याख्या से 10 लाइन हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे 10 लाइन आप बोल देंगे। अगला आप 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और बचा देख लीजिए। रक्त के लेई का क्या अर्थ है? रक्त के लेई का अर्थ है कि वो, यहाँ पर देखिए, रक्त के लेई का अर्थ है कि रक्त की गोंद लेई या गोंद से किसी वस्तु को जोड़ा जाता है। जैसे गोंद से किसी को जोड़ते तो उन्होंने रक्त के लेई से जोड़ा है। जैसे हम कठोर श्रम के लिए खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ प्रयोग करते हैं, उसी तरह यहाँ कठोर साधना के बल पर उत्कृष्ट काव्य सृजन के अर्थ को कभी कहा है कि उसने अपनी कृति का निर्माण पूरी जो है ईमानदारी, लगन और समर्पित भाव के साथ किया है। अतः उन्होंने अपने कठिन परिश्रम को रक्त का लेई बताया है। जैसे आप कोई काम मेहनत से करते तो करते खून पसीना बहा करके मैंने यह काम किया है, उसी तरह से इन्होंने कठिन परिश्रम को जो है ना रक्त का लेई बताया। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनाबा, यहाँ कभी से जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? जोड़ी मतलब जोड़ करके, जोड़ी मतलब, तो यहाँ पर जोड़ने के अर्थों में इसका प्रयोग किया गया। 8वां क्वेश्चन है कि दूसरे करवक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। तो पूरा तो हम स्पष्ट किए हैं ना, जिस तरह से मैंने आपको दूसरे करवक का अर्थ समझाया उसी तरह आप लिख देंगे, इसके सेम टू सेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धनी पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु की व्याख्या करे। तो व्याख्या वाला प्रश्न बता दिया ना कैसे व्याख्या करना। सबसे पहले बोलिएगा कि यह पंक्ति उस पाठ से लिया गया और उसके लेखक वो है, और इस पूरे पंक्ति का अर्थ जो आपने समझा वो पूरा लिख लीजिए। समझ आ रहा है? तो इस तरह से अब पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप अब इसके क्वेश्चन जाके पढ़िए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा जाकर के पढ़िएगा तो आपको और अच्छा ज्यादा से क्या होगा समझ में आएगा। चलिए मिलेंगे फिर अगले क्लास में।